स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि जब भी किसी मेटल के सरफेस पर कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। इस घटना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? जब भी कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल के सरफेस, यह मेटल का सरफेस, इस पर इंसिडेंट होती है तो इसके इंसिडेंट से इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, यानी इस मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। इस घटना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको अपने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमको मेटल को जानना होगा, मेटल को समझना होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि जो भी मेटेरियल होता है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है, राइट? ठीक इसी प्रकार से जो मेटल है वो भी एटम से मिलकर बना हुआ है। अब एटम में क्या होता है, आप जैसे जानते हो कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में इस तरीके से चक्कर काटते रहते हैं, राइट? ये कोई न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में चक्कर काट रहे हैं। जिन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं उन सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं शेल या फिर ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? शेल या फिर बोलते हैं ऑर्बिट। तो अब इलेक्ट्रॉन चूंकि इस सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, इसलिए ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, राइट? ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। अब शेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटम नंबर का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या करती है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक विशेष प्रकार का क्वांटम नंबर इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो जो हमारा इनर शेल है, जो सबसे पहला शेल है, उसके लिए इस क्वांटम नंबर का वैल्यू होती है 1 और जो हमारा दूसरा शेल है इसके लिए इस क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2, इसी प्रकार से 3, इसी प्रकार से अलग अलग सेल के लिए एन के अलग अलग मान हो सकते हैं। जैसे इसके बाद में आने वाला शेल होगा 4 नंबर का, उसके बाद में आएगा 5 नंबर का। इस तरीके से अलग अलग शेल के जो नंबर्स हैं उसको n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब किसी शेल में 2n² इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी शेल में या किसी ऑर्बिट में 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब जैसे n = 1 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं? 2, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। ठीक इसी प्रकार से n बराबर 2 है तो इस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 8। ठीक इसी प्रकार से जो n = 3 है इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो कितने होंगे? 2 और 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, 9 कितना हो गया? 18। तो इस प्रकार से शेल्स में रहने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 8, 18, इस प्रकार से आप अलग अलग शेल्स में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, राइट? अब इस न्यूक्लियस के सबसे क्या है? सबसे दूर वाला शेल जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सबसे दूर वाला शेल जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस शेल को हम बोलते हैं वैलेंसी शेल या फिर वैलेंसी ऑर्बिट। वैलेंसी ऑर्बिट या फिर वैलेंसी शेल। लेकिन इस न्यूक्लियस से सबसे अधिकतम दूरी पर जो ऑर्बिट स्थित होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलते हैं वैलेंसी ऑर्बिट या फिर शेल, राइट? इसको अपने आउटर शेल भी कहते हैं, आउटर शेल।
सबसे भारी शेल या सबसे भारी ऑर्बिट। और इस वैलेंसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटल की स्ट्रक्चर को समझने से पहले ये हमारा इस जो अभी हमने जो एटम बनाया है उस एटम को इस तरीके से समराइज किया जा सकता है। ये हमारा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंसी शेल में ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल का, ये इस तरफ जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अराउंड दिस न्यूक्लियस। अब इस इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के फोर्स लगते हैं। पहला फोर्स है एट्रैक्टिव फोर्स, जो कि इस न्यूक्लियस के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा अंदर की तरफ, और दूसरा फोर्स लगेगा इस न्यूक्लियस के और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, जिनको हम बोलेंगे इनर शेल्स है, इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे अगर मान लेते हैं कि n = 4, इसके लिए यदि वैलेंसी ऑर्बिट है तो इसके न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट शेल के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 2 10 28 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब चूंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस इलेक्ट्रॉन पर एक रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव हो, इनकी संख्या भी काफी ज्यादा है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस इलेक्ट्रॉन पर एक बाहर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं इसको अपने? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट। आप ये कह सकते हो कि किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट, क्योंकि इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। इस प्रकार से अब मान लेते हैं कि कोई ये मेटल का लेटिस है, इसको यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये मानते हैं कोई मेटल का लेटिस है। अब आपको पता है कि जो मेटल होता है वो एक प्रकार का क्रिस्टलिन मटेरियल होता है, और आपको पता है कि जो क्रिस्टलिन मटेरियल्स होते हैं उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक फिक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं, राइट, सिमेट्रिक होते हैं, यानी इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल रहती है। अब ये मान लेते हैं कि एक लेयर है एटम्स की, ठीक इसी प्रकार से दूसरी लेयर है नीचे की तरफ। इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, वो इक्वल है, राइट। अब मान लेते हैं कि इस एटम का ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इस वाले न्यूक्लियस, इस वाले न्यूक्लियस, इस वाले इन सभी के कारण इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाया जा रहा है, सभी के कारण। और कुछ न्यूक्लियस जो यहां पर होंगे उनके कारण जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस तरफ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ न्यूक्लियस इस तरफ होंगे, राइट। तो इस तरफ वाले जो न्यूक्लियस होंगे वो इस पर इस तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, और जो इसके इस तरफ वाले जो न्यूक्लियस हैं जो इससे दूर हैं वो इस पर इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। अब इसके कारण इस पर लगने वाला परिणामी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और हर डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। आप ये कह सकते हो कि यदि फोर्स इस डायरेक्शन में है तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में भी होगा, यदि फोर्स इस डायरेक्शन में है तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में भी होगा। इस प्रकार से हर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होने के कारण इस पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 होगा। अब यदि आपको ये पता है कि न्यूटन के नियम से कि यदि किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगता तो उस केस में वो बॉडी फ्री हो जाती है, यदि वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, और यदि स्थिर है तो वो स्थिर ही बनी रहेगी। ठीक इसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है आप मान सकते हो कि इस पर परिणामी रूप से
कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, यानी इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है। अब ये हो सकता है कि किसी भी कारण से कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि अब देखो आप कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में है। अब ये भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस की तरफ जाना शुरू कर दे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ने मान लो किसी भी तरीके से कुछ मोशन की, राइट, किसी के भी कारण, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल एनर्जी को ग्रहण करके यानी वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर जाता है तो इसके कारण लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये जो न्यूक्लियस है इसको अपनी तरफ पूरी तरीके से आकर्षित कर लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक इस तरह से ये भी हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस के कारण लगने वाला फोर्स ज्यादा हो और इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस की तरफ चला जाए, ये भी तो हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, अब देखो इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कि दो ये न्यूक्लियस है, ये इनर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। अब इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर मैं ये जो न्यूक्लियस स्टूडेंट्स इसको इसके द्वारा बनाया गया है, पूरा बना दिया मैंने। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक इसी प्रकार से इस न्यूक्लियस को मैंने यहाँ बना दिया, राइट, और इसके चारों तरफ मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी शो कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में ही फ्लोट करता रहेगा, ना तो ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं नीचे की तरफ जा सकता है। अब मान लेते हैं किसी भी कारण जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सिव फोर्स फील होगा और इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, राइट। यदि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी ऊपर की तरफ होगी, और इस ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन जो नीचे जा रहा था वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण रिपल्सिव फोर्स को फील करना पड़ेगा और इसके कारण वो नीचे की तरफ मूव करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये वापस से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में ही फ्लोट करता रहेगा, नहीं तो ऊपर की तरफ जाएगा नहीं नीचे की तरफ जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, हवा में लटका रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। अब जैसे ही इस मेटल के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाता है वोल्टेज की सहायता से, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है और जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रॉन इस फोर्स के कारण अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, राइट। आप ये कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है। अब मान लेते हैं कि देखो इस इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार से फोर्स लगाए जा सकते हैं, वैसे तीन प्रकार से फोर्स लगाए जा सकते हैं। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा, या फिर हो सकता है कि इसको थर्मल के द्वारा एनर्जी मिल जाए, राइट, ताप के द्वारा क्या हो इसको एनर्जी मिल जाए जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल यानी कि ताप के द्वारा भी एनर्जी ग्रहण कर सकता है। तो इस थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन शुरू कर देगा और ये भी हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन से कोई फोटोन टकराए और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोलिजन हो और इस कोलिजन के कारण इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले, राइट। तो इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन को तीन प्रकार से एनर्जी मिल सकती है, राइट। कौन कौन से? पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, दूसरा फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन के कारण और तीसरा थर्मल एनर्जी है उसके कारण भी इसको एनर्जी मिल सकती है। अब यदि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो इस एनर्जी को ग्रहण करके ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस को यानी आप कह सकते हो कि ये जो लेयर्स है इस लेयर को पार करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी किसी भी कारण से तो इस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन इस लेयर को पार करने की कोशिश करेगा। अब फ्रेंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेयर को पार करने की कोशिश करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर इन दोनों न्यूक्लियस के कारण
एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, राइट। और इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर नहीं जा सकता। क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से, इस लेयर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा या फिर मेटल के सरफेस से एस्केप होने की कोशिश करेगा, ठीक उसी वक्त इस इलेक्ट्रॉन पर इन न्यूक्लियस के कारण एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस मेटल के सरफेस को एस्केप नहीं कर सकता, इस मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकल सकता। तो इस कारण से यदि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी को ग्रहण कर दे कि इन न्यूक्लियस के कारण लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स से इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाए, राइट। क्या हो कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को इन दोनों न्यूक्लियस के कारण इस पर लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को पार करने के लिए एनर्जी चाहिए। यदि इस इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिल जाए कि उस एनर्जी को ग्रहण करके यदि ये इलेक्ट्रॉन इस लेयर को पार कर जाए और लेयर को पार करने के बाद में आप ये कह सकते हो कि मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाए, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर, राइट। पोटेंशियल बैरियर या इसको बोलते हैं अपने वर्क फंक्शन। वापस रिपीट कर दूं मैं, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसको इन न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इन न्यूक्लियस के कारण इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देता। यदि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी ग्रहण हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्टिव फोर्स को पार करके मेटल के सरफेस से बाहर निकला है, तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर या फिर वर्क फंक्शन, राइट। वीडियो लेक्चर देखा, उसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हमने किया था और उस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में आपको ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो लाइट है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव भी कर सकती है। होता क्या है कि जब मेटल के सरफेस पर कोई लाइट इमिट कराई जाती है और आपको पता है कि जो लाइट है वो फोटोन से मिलकर बनी हुई होती है, तो इस लाइट से आने वाला फोटोन या फिर ये कह सकते हो इस लाइट का फोटोन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो टकराने के बाद में इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा एनर्जी देता है कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को ग्रहण करके इस मेटल के सरफेस को पार कर जाता है। क्या करता है? इस एनर्जी को ग्रहण करके इस मेटल के सरफेस को पार कर जाता है। यदि मान लेते हैं कि लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी कम है और उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी धीमे धीमे बढ़ाते हैं, राइट। यदि फ्रीक्वेंसी कम है लाइट सोर्स की, तो उसके कारण क्या होगा कि जैसे ही फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा तो टक्कर करने के बाद में इस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि जिससे ये इस अट्रैक्टिव फोर्स को पार कर जाए। क्या होगा कि जैसे ये कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, कम एनर्जी का फोटोन इससे टकराएगा तो टकराने के बाद में इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, इस एनर्जी को ग्रहण करके ये इन न्यूक्लियस के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को पार कर जाए।